Everyone, Namaste. Welcome to Microbiology with Deepthi Warrior, where you can access environmental science topics from ICSE syllabus. If these videos are helpful to you, please do hit the like button and share it with your friends. So in this video, we'll look at the second part of biodiversity chapter from ICSE Environmental Science Class 10 syllabus. We have already spoken about the reasons for loss of biodiversity and how man is a super consumer in our previous video. Today, we'll be looking at why this is a reason for concern, and we'll also look at some of the strategies for conserving the genetic resource. पिछले वीडियो में हमने ये देखा कैसे मैन को सुपर कंज्यूमर माना जाता है, यानी कि मनुष्य का उपभोग इतना अधिक हो चुका है कि उसके वजह से आसपास के नेचुरल रिसोर्सेस पे, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। ये नेगेटिव इफेक्ट क्या है? जैसे सॉइल इरोजन हो या डिफॉरेस्टेशन हो, डेजर्टिफिकेशन हो, ये सब अलग अलग तरीके के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमारे धरती को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि ये चिंता का कारण क्यों है। व्हाई इज इट अ रीजन फॉर कंसर्न? तो रीजन फॉर कंसर्न जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आपके पेपर में एक और तरीके से पूछ सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोनों का मतलब एक ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बायोडाइवर्सिटी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसका कम होना, उस पर रिस्क पड़ना, ये एक रीजन फॉर कंसर्न है। और आपके सिलेबस में 3 रीजन ऑफ कंसर्न काफी स्पेसिफाई करके दिए गए हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये 3 मेजर रीजंस फॉर कंसर्न है, यानी कि इकोलॉजिकल रीजन, एस्थेटिक रीजन एंड इकोनॉमिकल रीजन। These are the 3 major reasons for concern when there is a risk to biodiversity. So it can be also asked in your paper as importance of biodiversity. In other words, you can say these are the reasons why we need to conserve wildlife, or we need to save or protect wildlife. The first is ecological reason, which is required for smooth functioning of the ecosystem. Biodiversity is extremely essential for the food chain to be maintained. Like you can see over here, this is a food web. For the food web to be maintained in the ecosystem, ताकि हर जानवर को, सारे जानवरों को खाना मिले, इसके लिए हमें फूड चेन या फूड वेब की जरूरत है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को हटा दें, अगर कोई जानवर मर जाए, एक जगह से पूरी तरह से निकल जाए, उससे इस फूड चेन में बहुत ही बड़ा प्रभाव आता है। तो अगर गोट ही ना हो तो इन एनिमल्स जैसे वाइल्ड कैट या जकाल या टाइगर को खाना नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इकोलॉजिकल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो फूड चेन में एक दरार आ जाता है, फूड वेब में दरार आ जाते हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसी तरह हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी है न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए सॉइल में। तो सॉइल का बनना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से है, बिकॉज वो क्या करते हैं, जो भी जानवर या पेड़ पौधे मर जाते हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, एंड वो भी एक इकोलॉजिकल पार्ट है। इस चीज के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ना हो, फ्लड्स ना आए, जैसे मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स के साइक्लिंग के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है। मतलब बायोडाइवर्सिटी पे किसी भी तरह की रिस्क हो, किसी भी तरह का डेंजर हो बायोडाइवर्सिटी पे, तो वो इकोलॉजी को पहले अफेक्ट करता है, मतलब हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ा रीजन फॉर कंसर्न, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल रीजन, ताकि हम इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाए, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और जो पैसों से रिलेटेड है, जिसमें हम कहते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि हमारे आसपास जो नेचर है उससे हम कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स जिनको हम बेच के पैसा बना सकते हैं। तो क्या क्या आता है इसके अंदर? ये हो सकता है खाने के सामान, फूड, एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेडिसिन आते हैं, बहुत सारे हर्ब्स जो होते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास के ट्रीज जो होते हैं, उनमें से हमें काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिलते हैं, तो उन मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स काफी सारे होते हैं, जैसे वुड है, पेपर है, ये सब हम आसपास के बायोडाइवर्सिटी से तो सोर्स करते हैं। या टूरिज्म हो, टूरिज्म भी एक तरीके का पैसे बनाने का ही तो है, तो इकोनॉमिकल रीजन ही है टूरिज्म भी। लेदर, फर, इन सब चीजों को तो हम एनिमल से भी लेते हैं, तो सिल्क जो सिल्क वर्म से लिया जाता है,
इन सब चीजों का वैल्यू है पैसों में, इसलिए उसको कहते हैं इकोनॉमिकल रीजन फॉर कंसर्न या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। हम बायोडाइवर्सिटी से काफी कुछ कमोडिटीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पदार्थ बना सकते हैं जिन्हें बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंस है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे ही कम हो जाएं, तो आपको मिलेगा, या आप उनमें से जो मेडिसिन बना रहे थे वो मेडिसिन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिकल वैल्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का। और तीसरा है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू मतलब सौंदर्य से जुड़े हुए। तो जो इकोसिस्टम है, जो हमारा नेचर है, उसे देखने में ही जो ब्यूटी है उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जो रिचनेस, जो ब्यूटी है वो कहीं और से नहीं आ सकता। तो इससे जुड़ा है इवन इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जो आजकल काफी फेमस हो रहा है, या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, उन सब को हम एस्थेटिक रीजन में भी डाल सकते हैं। एस्थेटिक मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्यूटी। So the richness and beauty of nature cannot be replaced, and that is also a very important value of biodiversity. तो अब हम जान गए कि बायोडाइवर्सिटी को रिस्क तो है, बिकॉज ऑफ द करंट ह्यूमन एक्शंस देयर इज अ रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी। लेकिन हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व इट, ये हम देखेंगे। तो यहाँ जो 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। पहला तो है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। हमें पता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी की जरूरत तो है। अब ये तो नहीं कह सकते यूज ही ना करें, यूज तो करना है, लेकिन ओवर यूज या अब्यूज नहीं करना है। तो इस चीज के लिए हमें ये देखना है कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें। हम फ्रॉम यूज एंड अब्यूज वी प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। वी आर एबल टू मेंटेन ऑल द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। जो भी इकोसिस्टम में हो रहा है वो होते रहना चाहिए, और इस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इंश्योर करना। सस्टेनेबल का के जो लोग हैं अर्थ पे वो भी यूज करें और आगे की पीढ़ियों के लिए भी उस बायोडाइवर्सिटी को रखें, उसका मतलब होता है सस्टेनेबल। तो ये नहीं है कि आप यूज ही, लेकिन आप इस तरीके से यूज करो ताकि आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बाकी हो, उसे हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कहते हैं। इन 3 पॉइंट्स को रख के हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज डेवलप किए हैं, बोथ इन C2 एंड XC2, जिसे हम अब देखेंगे। स्ट्रैटेजीज फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज अब हम देखेंगे। तो 2 मेजर स्ट्रैटेजीज हैं। एक तो है इन C2 जो एट द साइट होता है, जहां पे भी हमें कंजर्वेशन की जरूरत हो, उसी जगह पे अगर हम कुछ एम्प्लॉय करें, अगर उसी जगह पे अगर हम कुछ बनाए स्ट्रक्चर्स को, तो उसे इन C2 कहते हैं, एट द साइट। और द ऑपोजिट ऑफ दैट इज XC2 मतलब अवे फ्रॉम द साइट। ओरिजिनल हैबिटेट में नहीं होता है, बट कहीं और जाके हम उसी पौधे को या उसी जानवर को प्रोटेक्ट करें, उसे हम XC2 कहते हैं। सो व्हेनेवर इट इज हैपनिंग ऑन द साइट, at the site where the conservation is required in the natural habitat, it's called as in situ, and when it is away from the natural habitat, it is called as ex situ. We look at both these, some of the important strategies under both these. The first one is in situ. In situ यानी कि on the site, at in the natural habitat, जब हम कुछ स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करें, जब हम कुछ तरीकों से हम जानवरों को, पेड़ पौधों को कंजर्व कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम इन C2 स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब इसके अंदर 3 है मेनली। एक तो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब इट्स अ ह्यूज एरिया, बहुत बड़ी एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ी एरिया होती है, उसके अंदर हमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी मिल सकते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स काफी शांत, काफी अनडिस्टर्ब्ड एरियाज होती हैं, ताकि जो जानवर हैं उनको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे, कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस ना हो। ये मन में रखा जाता है जब एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व की वजह से जानवरों को ही नहीं, बल्कि वहां के जो ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो भी अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रहते हैं। तो biosphere reserves help not only in the protection of flora and fauna, but also in the economic development of the tribals in that area. This is a very important point for the biosphere reserves. And in the biosphere reserves, there are 3 zones. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 3 एरिया मार्क किए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। जो सबसे अंदर का एरिया होता है, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, उसे हम कोर एरिया कहते हैं।
कोर एरिया जो होता है वहां पे बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकता. नो ह्यूमन एक्टिविटी और नो ह्यूमन इंटरफियरेंस इज अलाउड इन द कोर जोन. इस एरिया में सिर्फ नेचुरली जो होता है, नेचुरली जो प्लांट्स होती हैं या एनिमल्स होते हैं, सिर्फ वही रह सकते हैं. ट्राइबल्स भी हो सकते हैं वहां पे. यूजुअली ट्राइबल्स कोर एरिया में नहीं रहते, लेकिन कोर एरिया में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता. कोर एरिया के बाहर आप जो ये डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं, इसे हम बफर जोन कहते हैं. बफर जोन में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है. मतलब देयर कैन बी रिसर्च दैट इज बीइंग डन, रिसर्च के लिए एक्टिविटी अलाउड है ह्यूमंस का, या फिर देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग गिवन इन दैट बफर जोन. सो रिसर्च, एजुकेशन, अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेजिंग, चराई थोड़ी बहुत हद तक अलाउड है. थोड़े हद तक टूरिज्म भी अलाउड है विद अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स. लेकिन इन सब चीजों को बफर जोन में किया जाता है. तो बफर जोन जो होता है वहां पे थोड़ा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है. सबसे बाहर का जोन जो है, जो ये आप लाइट ब्लू में देख रहे हैं, उसे हम ट्रांजिशन एरिया कहते हैं. ट्रांजिशन एरिया जो है वो वहां पे सेटलमेंट्स अलाउड है, लोगों का रहना अलाउड है, वहां पे क्रॉप्स उगाना अलाउड है. तो उस एरिया में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, ताकि उसके बाद जो है फिर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नॉर्मल सेटलमेंट्स होते हैं. बट ये तीन एरिया सब मिला के इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर काफी सारे आप नेचुरल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाएंगे. दूसरा है नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स जो है उनका एम होता है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना. इंडिया में अभी 106 नेशनल पार्क्स हैं. आपके स्टेट में जरूर कोई ना कोई नेशनल पार्क होगा, आप गूगल करके देख सकते हैं. तो नेशनल पार्क्स का इंपॉर्टेंस है कि वो कंप्लीट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं. कंप्लीट इकोसिस्टम मतलब पेड़ पौधे, वो एंटायर रीजन का जो एक टोपोग्राफी होता है, सब कुछ नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्ट होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उससे थोड़े छोटे होते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्पेसिफिकली एनिमल्स या प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो रीजन का नहीं होता है. कोई एक स्पेसिफिक, जैसे टाइगर सेंचुरीज होती हैं या लायन के लिए प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं. तो एक स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए जब बनाई जाती हैं, उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं. अब इंडिया में एज ऑफ नाउ 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो ये हैं 3 एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज वेयर we are trying to restore the habitat through controlled and limited use, and we are doing it at the site wherever that in the natural habitat. We are trying to ensure that there is no competition between the wild animals and the domestic animals. We are trying to do as much research as possible to help conserve the biodiversity. The next one we have is XC2, away from the site. तो XC2 में outside habitat होता है. यहाँ पे भी environment controlled होता है, लेकिन आपने environment बना के एनिमल्स को या प्लांट्स को वहां पे उगाया है. ये उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. आपने एक अलग सी जगह बनाई है और वहां पे आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसे हम XC2 कहते हैं, अवे फ्रॉम द हैबिटेट. अब इसमें हमें 3 एग्जांपल्स हैं. एक तो है जूलॉजिकल पार्क, यानी कि जू. तो जू तो आप सब जा चुके होंगे अपने बचपन में. जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वहां पे, या इवन बोटानिकल गार्डन. जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स के लिए होती हैं, और बोटानिकल गार्डन्स जो है जैसे यहाँ पे है, वो होते हैं प्लांट्स के लिए. तो कुछ स्पेशल वैरायटी के प्लांट्स, कुछ स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट्स, उन सबको वहां पे ग्रो किया जाता है. इंश्योर किया जाता है कि उनके अलग अलग वैरायटी वहीं पे हो. अभी अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हो तो उसके अलग अलग कलर देने वाले फ्लावर्स, या अगर ट्रीज हो तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स. इन सब चीजों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम जब करते हैं, उसे हम XC2 कहते हैं. तो जू या बोटानिकल गार्डन, ये सब एक एग्जाम्पल है. तीसरा एग्जाम्पल है सीड बैंक या जीन बैंक्स का. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सीड बैंक्स का मतलब है कि हम पौधों के सीड्स को प्रिजर्व करते हैं अंडर वेरी वेरी कोल्ड टेम्परेचर. उसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. सो इस टेक्निक से हम उन सीड्स को वायबल रख सकते हैं. मतलब वो सीड्स जो है वो कई सालों के बाद भी किए जा सकते हैं. उसे हम सीड बैंक कहते हैं. उसी तरह जीन बैंक भी होते हैं. जीन बैंक्स पे हम एक पर्टिकुलर जीन को स्टोर करके रखते हैं, उसे जीन बैंक कहते हैं. तो सीड बैंक या जीन बैंक जो होते हैं वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन से, या बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर्स में स्टोर करना, ताकि आगे की पीढ़ियों को पता चले. अगर कोई पेड़ पौधा एक्सटिंक्ट हो जाए तो एटलीस्ट उनको पता चले कि ऐसा कुछ था, या हम कई सालों बाद उसको उगा पाए. उसे हम सीड बैंक या जीन बैंक कहते हैं. इसे क्रायो प्रिजर्वेशन से किया जाता है.
Captive breeding is also something where हम एनिमल्स को मेट करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उसे कैप्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम zoological पार्क बिकॉज कैप्टिव ब्रीडिंग में सिर्फ ब्रीडिंग किया जाता है. zoological पार्क में द एनिमल लिव्स थ्रू इट्स एंटायर लाइफ टाइम. तो दीज आर some of the ex situ strategies and the in situ strategies for conserving wildlife. So these were some of the reasons for concern or the importance of biodiversity and the various conservation strategies. Now there is a great potential to use these animals or plants commercially. We can use animals and plants commercially, like in the form of edible plants or edible parts of animals, or when we use medicines from the animals or medicines from the plants, or we are using, say for example, fur of a fox. So we can use the wildlife for a commercial product, but then we have to be really careful that we don't overuse or abuse it, because then that particular animal or plant's numbers come down drastically. So that is why many conservation strategies are in place. Now in the next video we will see some of the important conservation strategies that have been taken at the national and the international level. I hope this video was useful to all of you. See you all in the next one. Bye.